दोस्तों, एग्जाम बहुत पास आ चुका है और ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रिवाइज करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस काफी वास्ट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्टिकल्स बार बार रिपीट होते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, डीपीएसपी हो, इमरजेंसी प्रोविजंस हो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ एकदम क्रिस्प तरीके से स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे। आर्टिकल्स को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का मैंने यूज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। यूनियन एंड टेरिटरी के अंदर फर्स्ट आर्टिकल ही क्या है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या आता है, देश आता है। ठीक है, तो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, जो भी हमारे देश के अंदर राज्य हैं उनके नेम है। फिर नई स्टेट्स का अगर फॉर्मेशन करना है तो आर्टिकल 3 है। फिर अगर सिटीजनशिप देनी है तो आर्टिकल 5 है। सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए आर्टिकल 11 है। फिर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, आर्टिकल 17। टाइटल्स का अबॉलिशन, आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये सब कुछ याद करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। आर्टिकल्स हमेशा ऐसे ही याद करने हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन कहाँ पे है भाई, 15 में। ये पूरी पूरी चीजें नहीं दिमाग में डालनी है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कहाँ पे, आर्टिकल 16 के अंदर। अनटचेबिलिटी कहाँ पे अबॉलिश हो रही है, आर्टिकल 17 में। टाइटल्स का अबॉलिशन कहाँ पे, आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, पहले आ गया आर्टिकल 19 में 6 टाइप की फ्रीडम होती है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट और रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। उसके बाद आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 21 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 22 राइट अगेंस्ट अरेस्ट। फिर आ गया आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि भाई आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, बाल मजदूरी का प्रोहिबिशन, आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, क्वेश्चन आपका डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन किस किस में है। चार ऑप्शन मैं अभी बना देता हूँ। 20 से 21 के अंदर है, 21 से 25 के अंदर है, 25 से 28 के अंदर है, या फिर 28 से 35 के अंदर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 से 28 के अंदर है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये भी आपको पता चलना चाहिए कि जो थर्ड या फिर फोर्थ जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कौन कौन से आर्टिकल में है। फिर सबसे पहले तो आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो आर्टिकल 25। यहाँ पे ये आर्टिकल 25 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30। 29 में मिनॉरिटीज की लैंग्वेज का, स्क्रिप्ट्स का प्रोटेक्शन है। और फिर आर्टिकल 30 मिनॉरिटीज को राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर आगे भाई आर्टिकल 32, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं इन सारे रिट्स से। ठीक है, ये रिट इशू कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमुस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी, क्यो वारंटो। ठीक है, मतलब एक एक लाइन में समझ लेते हैं क्या होता है। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करती है पुलिस को कि भाई ये जो आदमी है आपने पकड़ रखा है, इसको हमारे सामने पेश करो। मैंडम के अंदर ये होता है मैंडेट करना, कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप ये काम करो। प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल देती है या फिर हाई कोर्ट लो कोर्ट को बोल देती है कि आप ये मत करो। सर्शियोरी के अंदर ये बोला जाता है कि भाई ये वो रिट है जिसमें कोर्ट्स पूछते हैं कि आप किस ओहदे से इस, आप ये जो केस है वो देख रहे हैं, ये केस हमको दे दो। ठीक है, तो सर्शियोरी के अंदर जो हायर कोर्ट होती है वो लोअर कोर्ट को बोलती है ये जो केस है वो हमको ट्रांसफर कर दो और हम इसको देखेंगे। क्यों वारंटो में ये पूछा जाता है कि भाई किस वारंट से आप ये वाला जो ऑफिस है वो धारण कर रहे हो। तो ये हो गए हमारे 5 रिट्स जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करती है आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट रिट इशू करती है आर्टिकल 226 के अंदर। फिर आ गया भाई डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 के अंदर आ गया। पार्ट 4 आर्टिकल 37 से 51। तो ये 37 से 51 है। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई है कि एसपी जस्टिस इक्वल लीगल पंचायत। एस से आ गया 36 आर्टिकल, एस से मतलब डेफिनेशन ऑफ स्टेट आ गया। फिर पी से प्रिंसिपल्स, पी से प्रिंसिपल्स आ गया भाई।
कि भाई कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। जस्टिस से आ गया कि भाई हमको जस्टिस बना के रखनी है, मतलब सोशल ऑर्डर बना के रखना है वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए। जस्टिस के बाद आ गया इक्वल। इक्वल से क्या याद रहेगा आपको? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि भाई इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क के लिए। जैसे कि क्या होता है, ये चीज गवर्नमेंट में तो होगा नहीं, क्योंकि आपने चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप बॉय हैं चाहे गर्ल गर्ल है, मेल है या फीमेल है, आपने एसएससी एग्जाम क्लियर करोगे तो सबको सेम तनख्वाह मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप औरत हैं तो आपको कम सैलरी मिल दे रही है भारत सरकार, या फिर आप आदमी हैं तो आपको ज्यादा सैलरी मिल रही है। लेकिन आपने देखा होगा विमेन क्रिकेटर्स को कम सैलरी मिलती है, मेल क्रिकेटर्स को ज्यादा सैलरी मिलती है, या फिर ये हर स्पोर्ट्स के अंदर है, बॉलीवुड के अंदर भी सेम है। एक्टर्स को ज्यादा सैलरी मिलती है और एक्ट्रेसेस को कम सैलरी मिलती है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आर्टिकल 39 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 39 का वो उल्लंघन कर रहे हैं। फिर आ गया भाई लीगल। लीगल से आ गया फ्री लीगल एड, कहाँ पे है? 39A के अंदर। फिर आ गया पंचायत, मतलब विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन, आर्टिकल 40। तो ये 40 तक याद रखना है। एसपी जस्टिस इक्वल लीगल पंचायत। और इसको याद करने का तरीका कि भाई एसपी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो पंचायत लेते हैं भाई हर महीने। तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर जस्टिस देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, और लीगली वो पंचायत होल्ड करते हैं। तो एसपी जस्टिस इक्वल लीगल पंचायत। उसके बाद आ गया WMLPC रिफॉर्म। जो वर्कमैन होते हैं उनके पास कौन सी यूनिफॉर्म है? एलपीसी की यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो या फिर वुमेन से भी, वुमेन के पास एलपीसी वाली यूनिफॉर्म है। तो WMLPC रिफॉर्म। डब्ल्यू से आ गया राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क। अब इसके अंदर भी क्या है, एक फ्लो बना हुआ है। अब डब्ल्यू से वर्क है, पहले तो भाई सबको वर्क दे दिया। अब वर्क दे दिया है तो भाई उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ भी दे दो, ठीक है। एम से आगे मैटरनिटी रिलीफ, ह्यूमन कंडीशंस दे दो। ह्यूमन कंडीशन मैटरनिटी रिलीफ दे दिया तो एल से आगे लिविंग वेजेस भी तो देनी पड़ेंगी। पहले काम दिया, मैटरनिटी मैटरनिटी रिलीफ दी, उसके बाद लिविंग वेजेस भी प्रोवाइड करी। अब जब लिविंग वेजेस भी प्रोवाइड कर दी है तो मैनेजमेंट के अंदर पी से पार्टिसिपेशन भी करवाओ, ठीक है। तो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट के अंदर, 43A। और उसके बाद जब मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन हो गया तो वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेंगे। तो 43B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और उसके बाद यूनिफॉर्म से आ गया 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 44 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार पूछा जाता है। तो एसपी जस्टिस इक्वल लीगल पंचायत, WMLPC यूनिफॉर्म। तो ये 36 से 44 हमें याद हो गए। और उसके बाद भारतीय होने के नाते हम सब जो हैं वो SC ST की केयर करते हैं, और एनिमल वाइल्ड लाइफ की केयर करते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की भी केयर करते हैं, और इंटरनेशनली भी हम बहुत ज्यादा केयर करते हैं लोगों की। तभी तो हमें आता है ना वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है कि द वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये वासुदेव कुटुंबकम जो है वो कौन सी उपनिषद से लिया गया है। तो आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में पहले पूछा गया है। ये लिया गया है भाई महाउपनिषद से, ठीक है। थोड़ा सा हम भटक गए, वापस आते हैं अपनी ट्रिक पे कि भाई हम किसकी केयर करते हैं। आई केयर फॉर SC ST लिविंग एनिमल वाइल्ड लाइफ नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल। तो इन सब की चीजों की हम केयर करते हैं। तो केयर से क्या आया? केयर से आया भाई अर्ली चाइल्डहुड केयर करनी है। SC ST से क्या आया? SC ST को एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का प्रमोशन करना है। लिविंग से क्या आया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया करनी है, 47 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एनिमल से क्या आया? अभी एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करवाना है, आर्टिकल 48। वाइल्ड लाइफ से क्या आया कि भाई हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 48A। नॉर्थ ईस्ट में एन से क्या आया कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस को, मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 49। फिर ई से क्या आ गया कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेट कर दो, आर्टिकल 50। और उसके बाद इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की प्रमोशन करना है, आर्टिकल 51। तो ये हमारे DPSP अच्छे से कंप्लीट हो गए। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको अच्छे से करवा दिए, DPSP मैंने पूरी ट्रिक के साथ बता दिया। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने USSR से इंस्पायर्ड है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं, जिसके जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्टिंग से मेंशन नहीं थी। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार सोवन सिंह कमेटी बनाई, और सरदार सोवन सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डालने के लिए। इन 10 में से 8 फंडामेंटल ड्यूटीज मान ली गई, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जिसके अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई।
तो आर्टिकल हो गया हमारा आर्टिकल 51A और इसके हैं ये सब पार्ट्स ABCDEFGHIJK और के जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया। तो इसकी ट्रिक क्या है आर्टिकल 51A की? ए से मतलब एंथम, बी से बापू, सी से कंसोलिडेशन, डी से डिफेंड, ई से इक्वालिटी, एफ से फूड्स या फिर कल्चर और जी से ग्रीन, ग्रीन हमारा होता है एनवायरमेंट, एच से ह्यूमनिज्म एंड हाईटेक, आई से इंजरी, जे से जॉब और के से नॉलेज। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं और इससे आपको एक एक फंडामेंटल ड्यूटी याद हो जाएगी। जैसे आर्टिकल 51A क्लॉज ए का क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ए से क्या है? नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम की बात ए से है। बी से बापू के नोबल आइडियाज हैं। सी से हमें कंसोलिडेशन मतलब इंटेग्रिटी में रहना है, प्रोटेक्ट सोवर्निटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से हमें कंट्री को डिफेंड करना है, डी से डिफेंड तो रेंडर नेशनल सर्विस। ई से हम इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं, हम हार्मनी को प्रमोट कर रहे हैं। एफ से फूड्स, फूड्स क्या है हमारे? टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। जी से क्या है? ग्रीन, ग्रीन है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, सो टू improve and protect our natural environment like forest, lakes and rivers। H से आ गया हमारा हाई टेक, हाई टेक मतलब साइंटिफिक टेम्पर। I से आ गया इंजरी, मतलब हमें इंजरी नहीं करनी है, एब्जॉर्ब वायलेंस एंड सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। J से जॉब, जॉब मतलब हमें एक्सीलेंस की तरफ भागना है, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। एंड के से नॉलेज, नॉलेज हमें मिलेगी एजुकेशन से, सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉट बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो ये एज ब्रैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कब डाला गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये डाला गया। उसके बाद आता है भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। 52 से 72 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बातें हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, एक ये है कि भाई प्रेसिडेंट को इम्पीच करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आर्टिकल 63। फिर आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन ग्रांट्स करते हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 72। तो ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। फिर आगे यूनियन मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये सारे आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिकल 74 के अंदर लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी चाहिए, तो आर्टिकल 74। अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, आर्टिकल 76। पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग जो है पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई प्रेसिडेंट होते हैं, फिर लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे आज एक क्वेश्चन बना के दे दूं कि भाई इनमें से मुझे बता दो कि यहाँ पे पार्लियामेंट का हिस्सा कौन नहीं है, मैंने आपको चार ऑप्शन दे दिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी ऑफ लोकसभा और एमपी ऑफ राज्यसभा। अब बताओ इनमें से कौन सा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है? 99% लोग जो है जिनको सच में कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, वो तो इन दोनों को ऑटो हटा देंगे। चलो पता है कि भाई ये तो बोल लिखा ही है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलो इसको भी हटा दिया हमने। अगर हम एमपी भी ना लगाएं, लोकसभा और राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लगा दिया। अब 50% लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब क्या करें, अब इनमें से पार्लियामेंट में से कौन सा इनका मेंबर नहीं है। तो 50% फिर भी हटा देंगे कि भाई ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये तो है ही पार्लियामेंट का पार्ट। फिर दो आ गए, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। अब लोगों को ये लगेगा कि वाइस प्रेसिडेंट तो बैठते हैं राज्यसभा के अंदर, तो इसका मतलब वो तो पार्ट होंगे पार्लियामेंट के, लेकिन आंसर क्या है? प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट की, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? वाइस प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे क्यूट क्यूट से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। हर सेंसस के बाद सीट्स की रीएडजस्टमेंट होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 82 के अंदर लिखा हुआ है। अब दोस्तों इनके लिए तो मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के सेशंस होंगे 85 के अंदर, स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं 87 के अंदर, मिनिस्टर्स के राइट, अटॉर्नी जनरल के राइट्स 88 के अंदर, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, ये किधर लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को कहाँ पे जगह मिली हुई है? आर्टिकल 93 के अंदर। इनकी पावर्स आर्टिकल 95 के अंदर। मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 के अंदर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये और हमारा स्पेशल एड्रेस। ठीक है, और सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, ये सारे यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। जॉइंट सीटिंग इंपॉर्टेंट है कि भाई दोनों हाउसेस की जॉइंट सीटिंग कब कब हो सकती है? आर्टिकल
108 के अंदर। मनी बिल्स का स्पेशल प्रोसीजर लिखा हुआ है आर्टिकल 109 के अंदर। प्रेसिडेंट की असेंट लगेगी बिल में, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बढ़िया। तो 111, आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है भाई बिल को पास करने के लिए। फिर बजट का, जिसको हम बजट बोलते हैं, असलियत में वो क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 112 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ऑर्डिनेंस की पावर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑर्डिनेंस की पावर कहाँ पे, आर्टिकल 123 में। कौन प्रोमलगेट करता है ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 124 से 143। अब आपको ये रेंज पता होगी ना, अगर आपको ये रेंज पता होगी तो मैं बताऊं, एक बहुत बेकार सा क्वेश्चन मैं आपको, अगर मतलब बहुत टफ क्वेश्चन होगा जिसको नहीं पता होगा, लेकिन जिसको पता होगा वो बहुत आसानी से कर देगा। अब देखो, मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस जो हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आर्टिकल 41, आर्टिकल 76, आर्टिकल 124, आर्टिकल 182। तो आपको ये रेंज याद है कि 124 से 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है पूरा। इसके बाहर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र नहीं है। तो आपको क्या होगा, ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता होगा, मतलब ये कंसेप्ट जिसको नहीं पता होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन महाभारत हो गई, और वो लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार ये। लेकिन एग्जामिनर आपके वो क्या देखना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है। उसने तो सिर्फ ये पता करने की कोशिश करी है, तो कहाँ से कहाँ तक है भाई, 124 से 143 हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने एलिमिनेट कर दिया, और हमने आंसर लगा दिया आर्टिकल 144, और हमारा आंसर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन किसके अंदर है, आर्टिकल 124 के अंदर। फिर ये तो काट ही दिया, बेकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, आर्टिकल 129। स्पेशल लीव, सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल लीव मिलती है केसेस के अंदर, वो कहाँ पे, आर्टिकल 136 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, कि मतलब कुछ कुछ चीजों के अंदर सुप्रीम कोर्ट, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो डायरेक्टली केसेस हियर नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस आते हैं रेफर करके, कि भाई पहले आप लोअर कोर्ट में गए, आपको उसके नतीजे से आप संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट ने दिया तो सेशन कोर्ट के पास गए, सेशन कोर्ट से भी आपकी बात नहीं बनी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट तक की कहानी चलती है। लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्ट मामले जो है वो दायर करे जा सकते हैं। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 131 के अंदर। स्पेशल लीव आर्टिकल 136 के अंदर। अपनी जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर है, आर्टिकल 137 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है वो सारी कोर्ट्स के लिए बाध्य हैं, वो आर्टिकल 141 के अंदर दी हुई है। और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्रेसिडेंट की, वो कहाँ है, आर्टिकल 143 के अंदर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के बारे में लिखा हुआ है कि सीएजी सीएजी को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, और ये रिमूव कैसे हो सकते हैं, ऑन द ग्राउंड सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर आते हैं भाई गवर्नर, आर्टिकल 153 से 154 पे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 153, और उनकी एग्जीक्यूटिव पावर आर्टिकल 154 के अंदर। स्टेट मिनिस्टर्स, उसके बाद जैसे कि स्टेट मिनिस्टर जो सेंट्रल मिनिस्टर्स थे वो 74, आर्टिकल 74 में थे, उसमें अगर आप 89 प्लस कर दो, ऐसा एक ये ट्रिक होती है कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे आर्टिकल आपको याद हैं तो सेम आप 89 उनके अंदर ऐड करते चले जाओगे, तो फिर स्टेट मिनिस्टर्स या फिर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूंट्स भी आपको डायरेक्टली पता चलता रहेगा। तो ये देखो, मैंने यहाँ पे प्लस किया तो ये आ गया कितना, 163। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था 74 के अंदर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस गवर्नर लिखा है 163 के अंदर। ऐसे ही सेम है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट क्या है, 165, और सेंटर वाला कौन सा था, 76, हमने ऐड किया 89 तो क्या आया, 165। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 76 में है, और 165 के अंदर है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ऐसे ही ये सारे लेजिस्लेचर का है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूट करने का आर्टिकल 168, अगर आपको हटाना है, अबॉलिश करना है तो 169, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 178, मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 191। और ये 89 वाली ट्रिक जो है वो सिर्फ ये 191 तक ही चलेगी, उसके बाद चलेगी नहीं। ठीक है,
मनी बिल्स का स्पेशल प्रोसीजर 198, गवर्नर असेंट देंगे आर्टिकल 200 के अंदर। और स्टेट का बजट, स्टेट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ होगी, आर्टिकल 202 के अंदर। गवर्नर जो है वो प्रोमोलगेट कर सकते हैं ऑर्डिनेंसेस, आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट प्रोमोलगेट करते हैं आर्टिकल 123 में, और गवर्नर प्रोमोलगेट करते हैं 213 में। अब हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की रेंज है भाई आर्टिकल्स की 215 से 227। हाई कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 215। हाई कोर्ट्स की पावर 226 रिट्स इशू करने की, जो कि सुप्रीम कोर्ट की है आर्टिकल 32 के अंदर। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, देन आगे यूनियन टेरिटरीज। भाई यूनियन टेरिटरीज के अंदर आर्टिकल आता है 239, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूनियन टेरिटरीज के अंदर लोकल लेजिस्लेचर भी बनाया जा सकता है, आर्टिकल 239A, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 239AA, कि भाई जो दिल्ली की सरकार है वो कौन से आर्टिकल से बनती है, पूछा जा सकता है कि कौन से आर्टिकल से दिल्ली की सरकार बनती है, तो आर्टिकल 239AA। ठीक है, पौंडीचेरी के बारे में अगर हम बात करें कि भाई वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, पौंडीचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं आर्टिकल 239B के अंदर। और ये कब करेंगे, जब प्रेसिडेंट्स की इंस्ट्रक्शंस उनको लेनी पड़ेंगी। फिर आती है भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करती है किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 243B। ठीक है, पंचायत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आर्टिकल 243B, ग्राम सभा आर्टिकल 243A। इनके अंदर SC ST की रिजर्वेशन होगी आर्टिकल 243D। तो आपको आर्टिकल 243 याद करना है, और ABCD हो जाते हैं स्टार्ट। तो ठीक है, तो पंचायत वाले आर्टिकल कौन से हैं, 243 ABCD वाले। फाइनेंस कमीशन इनको रिव्यू करेगी ये पंचायत वाले बजट को, तो 243I। इलेक्शंस किसमें है, पंचायत के 243K। फिर आते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। म्यूनिसिपैलिटीज में क्या क्या होगा, वो होगा आर्टिकल 243Q से गवर, इनकी रिजर्वेशन होगी आर्टिकल 243T में। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन इनको रिव्यू कर सकता है आर्टिकल 243Y के अंदर। फिर आगे भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव रिलेशंस के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं कि भाई जो 3 लिस्ट हैं वो कहाँ पे दी गई हैं, आर्टिकल 246 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 246 के अंदर 3 ये लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट लिखी हुई है। GST के कुछ स्पेशल प्रोविजंस, जैसे कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट ट्रेड के लिए। इंटर स्टेट ट्रेड मतलब जैसे मध्य प्रदेश से गुजरात में ट्रेड हो रहा है, तो उसके लिए लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश तो बोलेगा कि मैं अपना अलग लॉ बना दूंगा, और फिर गुजरात बोलेगा मैं अपना अलग लॉ बना दूंगा। तो ऐसे क्या होगा, ट्रेड और कॉमर्स जो है वो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और लोग जो है परेशान होंगे। तो ऐसे में ये रास्ता क्या निकाला गया कि ये जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में ट्रेड होगा, तो उसके लॉज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी आर्टिकल 246A के अंदर। रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन है आर्टिकल 248 के अंदर। और रेसिडुअरी पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। ठीक है, रेसिडुअरी पावर ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रेसिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसके पास है। रेसिडुअरी पावर का क्या मतलब है कि जो भी आर्टिकल, जो भी मतलब मैटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन पे कोई लॉ बनाना है, अब वो तो किसी भी लिस्ट के अंदर दिया नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो किस में आ गया, वो रेसिडुअरी पावर में आ गया कि भाई जो जो भी मैटर किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है, उसका लॉ, उसके लॉ कौन बनाएगी, उसके लॉ केंद्रीय सरकार बनाएगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 248 के तहत। अब पार्लियामेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर स्टेट लिस्ट में भी हस्तक्षेप कर सकती है, और स्टेट लिस्ट के मैटर्स में भी लॉज बना सकती है। आर्टिकल 249 के पावर पार्लियामेंट को देता है। इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट किसी भी मैटर में हस्तक्षेप करके स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर को अपने पास लेकर के लेजिस्लेशन बना सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 250। 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके अंदर भी लॉज बनाए जा सकते हैं आर्टिकल 252 के अंदर। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 262, इंटर स्टेट रिवर्स। जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारी रिवर बोर्ड्स भी बनाए हुए हैं, कि जैसे कि कावेरी रिवर हो गई, बहुत सारे स्टेट्स से गुजरती है। तो फिर बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, ये कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये आपस में लड़ते हैं पानी शेयरिंग के लिए। तो इसके इसके लॉज बनाने हैं। ठीक है, तो इसके लॉज बनाने के लिए एक बोर्ड बैठेगा, तो वो बोर्ड किसके अंदर बैठेगा, आर्टिकल 262 के अंदर। अब 3 टाइप के फंड होते हैं,
ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड, कंटिजेंसी फंड, वो किस में है? तो पब्लिक फंड और कंसोलिडेटेड फंड तो आर्टिकल 266 के अंदर है, और कंटिजेंसी फंड आर्टिकल 267 के अंदर है। जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, किस में है? 279A के अंदर। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होती है आर्टिकल 280 के अंदर, और फाइनेंशियल कमीशन रिकमेंडेशन किस में देती है? आर्टिकल 281 के अंदर। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसलिए पूछा जा सकता है कि भाई इसको कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 300A के अंदर रखा गया है। ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 312 में। फिर आ गया यूपीएससी। यूपीएससी को यूपीएससी किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूट होते हैं? तो आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन जो है वो आर्टिकल 315 के अंदर आते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बारे में बात करें तो 323A, ए से क्या आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ए से याद करना, ए से क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड के अलावा कोई और ग्राउंड है तो ट्रिब्यूनल बनाना है, तो वो होगा आर्टिकल 323 के 3B के अंदर। ठीक है, बी मतलब कोई किसी भी मैटर में, किसी और मैटर में अगर ट्रिब्यूनल बनाना है तो फिर 323B, और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है तो 323A। ठीक है, फिर इलेक्शंस की बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन आता है 324 में। ठीक है, 324 में आ गया हमारा इलेक्शन कमीशन। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा स्पेशल प्रोविजन सर्टेन केसेस के अंदर, जैसे कि SC ST को रिजर्वेशन दी गई है किसके तहत? आर्टिकल 330 के तहत। और SC ST को स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन दी गई है आर्टिकल 332 के अंदर। फिर ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तीनों पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत अभी हॉट टॉपिक है। तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बनी है आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स 338A, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। तो याद करने का तरीका क्या है? 338 याद करो, फिर A और B लगाते जाओ। पहले आ गया SC, फिर आ गया ST, और इसमें आ गया B से आ गया OBC या फिर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये हो गया 338A, 338B और आर्टिकल 338। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी 343 में। लास्ट हमारा टॉपिक आ गया इमरजेंसी। इमरजेंसी मैंने आपको बताया था कब लगती है, पार्ट 18 के अंदर आती है। ठीक है, तो 4 आर्टिकल है यहाँ पे, आर्टिकल 352, 356 और 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? आर्टिकल 352 के अंदर। प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंदर। ठीक है, ये 356 में प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी, और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भाई हमारा चैप्टर होता है खत्म। आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिए, रात को जाने से पहले या फिर रास्ते में आप ये पीपीटी पढ़ते हुए चले जाओ, तो कोई भी आपका आर्टिकल अगर आएगा तो आप बहुत आराम से आंसर जो है वो ठीक लगा पाओगे। तो मैं आपको कहना चाहूंगा फिर से कि अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं उनको ज्यादा डर लगता है कि मैं बहुत चीजें भूल रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखना कि आप भूल नहीं रहे हैं, आपको सब कुछ याद है। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका दिमाग जो है वो बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीजें बताने लगेगा। ठीक है, और याद रखना कि जो दिमाग में पहला थॉट आता है वो मैक्सिमम ठीक होता है, दूसरे ऑप्शंस को देख के कंफ्यूजन क्रिएट होती है सिर्फ। लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा और आपने ऑप्शंस पढ़े तो आपका जो पहला इंट्यूशन होता है वो मैक्सिमम ठीक होता है, तो उसी ऑप्शंस के पास जाइए, ज्यादा कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। यही मेरी आपसे बड़े भाई के नाते एक सलाह रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।